नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह भोपाल आ चुके हैं और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ थोड़ी देर में बैठक की शुरुआत करेंगे। यह खबर पहली नजर में किसी राजनीतिक दल की सामान्य संगठनात्मक सूचना मात्र आपको लग रही होगी, लेकिन भारतीय राजनीति में अमित शाह हॉकी के उस कोच की तरह हैं जिन्हें पता है यदि मुकाबला बराबरी पर बैठने की गुंजाइश हो तो पेनल्टी शूट आउट के लिए किस खिलाड़ी को बुलाना है, किस एंगल पर खड़ा करना है और कैसी स्ट्राइक लेने के लिए कहना है ताकि जीत की गारंटी हो सके। एमपी में विधानसभा चुनाव के लिए आकलन इसी तरह से आ रहे हैं कि मुकाबला बराबरी पर है अभी तक के लिहाज से। ऐसे में अमित शाह का आना और देर रात तक मीटिंग करना यानी न केवल सत्ता और संगठन में कसावट बल्कि उनके बीच समन्वय, बल्कि विपक्ष के भी अरदाओं पर नजर और उसकी काट तैयार होना है। एमपी भाजपा में नेतृत्व को लेकर अटकलों की छोटी बड़ी मंझोली लहरें बीते कई दिनों से उठ रही हैं। कयासों और अनुमानों की कहानियां भी सूत्रों के हवाले से चल रही हैं। अव्वल तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के किसी भी बड़े फैसले की भनक किसी भी सूत्रों को नहीं लग पाती और दूसरा, वे बहुप्रचारित करके कोई निर्णय लेने के आदी भी नहीं। जाहिर है कि आज उनके दौरे के बाद सारी अटकलों पर विराम लग जाएगा। तो आज बात करेंगे इसी दौरे की कि चुनाव प्रबंधन के महारथी आज जीत का कौन सा मंत्र फूंक कर जाएंगे। क्या आज के सत्ता और संगठन सहित आम कार्यकर्ता तक के सुर मधुर ध्वनि यानी नाद की तरह सुनाई देगी? क्या आज की यात्रा के बाद भाजपा को चुनाव का सेट एजेंडा भी मिल जाएगा? ऐसे बहुतेरे सवाल हैं जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। देश की सियासत में राजनीति के चाणक्य नंबर 1 माने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह अपने खास सिपहसालार भूपेंद्र यादव के साथ राजधानी भोपाल की जमीन पर पहुंच चुके हैं। अमित शाह का पहले अचानक दौरा और रात को पार्टी नेताओं के साथ मंथन कर आधी रात को ही वापस दिल्ली लौट जाने के चर्चे केवल भाजपा में ही नहीं बल्कि कांग्रेस की कमलनाथ की टीम में भी उनके जागने से नींद में खलल जैसी होगी। अमूमन राजनीति में ऐसे अचानक दौरे चुनाव के समय कोई रैली में फेरबदल के दौरान होते रहते हैं, लेकिन अमित शाह के इस दौरे के कई मायने होंगे। भाजपा माने या ना माने, लेकिन अमित शाह का 4 घंटे का एजेंडा तय होगा, क्योंकि पीएम मोदी और अमित शाह क्या करेंगे ये सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही पता होता है और किसी को नहीं। तो कयास लगाया जा सकता है कि अमित शाह का ये दौरा भाजपा नेतृत्व को लेकर चल रही कहानियों पर या तो पूर्ण विराम लग जाएगा या फिर सत्ता और संगठन के बीच तालमेल का वो पाठ पढ़ा कर जाएंगे जो सारे गिले शिकवे भूलकर सिर्फ मिशन 2023 को फतेह करने के लिए एक साथ मिलकर हर मोर्चे पर कदम ताल करता हुआ दिखाई देगा। ये दौरा उनका अनौपचारिक दौरा है, कुछ समय के लिए एक अनौपचारिक दौरा माननीय गृह मंत्री जी का, उनकी बैठक होगी। बैठक होने के बाद रात्रि को वो दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। कांग्रेस नेता माने या न माने, लेकिन वो जानते हैं कि देश की इस दौर की राजनीति में उनसे बड़ा राजनीतिक जादूगर कोई दूसरा नहीं है। इसलिए अमित शाह के इस दौरे पर कांग्रेस की अपनी दलील है। मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी साहब ने 60 सभाएं कर्नाटक में ली, 1 महीने ताला लगा दिया दिल्ली केंद्र की सरकार को, पूरा मंत्रिमंडल कर्नाटक में पड़ा रहा। क्या और हमारी सीटें बढ़ी हैं, यहाँ भी हमारी सीटें बढ़ेंगी और जीतेंगे हम। अमित शाह के दौरे का असल कारण क्या निकलकर सामने आएगा, यह कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन ये बात समझने में रात हो गई कि मैं उनसे जीत गया हूँ या मात हो गई। ये सोच शायद कुछ नेताओं में रात भर बनी रहेगी। तो रस्मन, सबसे पहले उन खास मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं यशपाल सिसोदिया, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और एमएलए भी हैं। बहुत स्वागत है यशपाल जी का। दूसरे मेहमान है डॉक्टर अशोक मरसकोले, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और वो भी कांग्रेस से एमएलए हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर अशोक का भी। और तीसरे मेहमान है चेतन भट्ट, पत्रकारिता का चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। चेतन जी का भी स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं सिसोदिया साहब से। सिसोदिया साहब, अचानक अगर दौरा हो अमित शाह जी का, मतलब उनका मूवमेंट खबर बन जाता है। आज भी बहुत सारी खबरें सियासी गलियारों में चल रही,
जितना आप फिल्टर करके बता सकते हैं बता दीजिए कि क्यों आ रहे हैं अमित शाह साहब। देखिए प्रवीण जी, अमित शाह जी का मध्य प्रदेश आगमन या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लगातार मध्य प्रदेश में आगमन कोई नई बात नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन जिस प्रकार से, उस संगठन के पुरोधा है अमित शाह जी, और अगर आप देखेंगे तो वे महारथी भी हैं, बड़ी हस्ती भी है और राजनीति के चाणक्य भी कहे जाते हैं, हम उनको मानते भी हैं। लेकिन इसके साथ साथ यदि पिछले लगातार भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने जो काम किया है मध्य प्रदेश में, और विशेष करके हमको जो उपलब्धियां प्राप्त हुई है संगठन के कामकाजों को लेकर के, बूथ विस्तारक योजना को लेकर के, पन्ना प्रमुख अर्ध पन्ना प्रमुखों को लेकर के, महाजनसंपर्क अभियान को लेकर के, और प्रवीण जी 30 मई से लेकर के 30 जून तक जो महाजनसंपर्क अभियान चलाया है उसमें 51% वोट शेयर कैसे बढ़े उसको लेकर के, जिस प्रकार से हमारी पार्टी ने, जिस प्रकार से संयुक्त मोर्चे के हमारे अधिवेशन रखे गए, देखिए उन सबके साथ में अगर वे बैठते हैं पार्टी के कामकाजों का, तो अचानक तय कर लिया उन्होंने कि इसी पे बात करना जाके। अब नहीं, देखिए एजेंडा तो भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, जिस प्रकार से हम लोग प्रति क्षण प्रशिक्षण करते हैं उसी प्रकार से किए गए कार्यों का लेखा जोखा, किए गए कार्यों का मूल्यांकन, यही तो हमारी भारतीय जनता पार्टी करती है। प्रवीण जी एक परिवारवाद की पार्टी नहीं है, माँ बेटे की पार्टी नहीं है। अगर मध्य प्रदेश का मैं उल्लेख करूं, एक मिनट का समझ लूंगा, तो यहां पर अजय जामवाल जी का मार्गदर्शन, आदरणीय मुरली जी का, राव जी का, शिव प्रकाश जी का, भूपेंद्र यादव जी अभी चुनाव के हमारे मध्य प्रदेश के संचालक, बड़ी हस्तियां मध्य प्रदेश में लगातार संगठन को ताकत देने का काम। ठीक है, अब एक बार डॉक्टर साहब को इन कर लेते हैं। डॉक्टर साहब ये बात सही भी है, अब इनकी पार्टी के बड़े नेता आए जाएं, मीटिंग करें, बैठक करें, चुनाव नजदीक है, अब ये एनजीओ वाले तो है नहीं पॉलिटिकल पार्टी, आप लोगों को तत्काल क्यों आपका एंटीना खड़ा हो जाता है कि भाई आ रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ होगा? इनकी बैठक से क्या दिक्कत है आप? हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अमित शाह या मोदी मतलब चुनाव और चुनावी गणित नहीं होना चाहिए। कभी कभी समीक्षा कर लिया करें कि जिस स्टेट में आ रहे हैं वहाँ का कानूनी व्यवस्थाएं कैसी है, वहाँ की सरकार कैसी चल रही है, वहाँ पर कितना असंतोष है, और इस सब के साथ में मुझे लग रहा है कि यहाँ क्यों आ रहे हैं, अचानक कैसे आ रहे हैं, आपकी पार्टी के अंदर ही आधा डर पैदा हो गया है। हो सकता है सिसोदिया जी के लिए बहुत अच्छी खबर हो कि आने वाले ये मंत्री हों, लेकिन फिर भी जहां मुझे लगता है कि जिस जगह पे मणिपुर जैसी जगह जहां पर आग लगी हुई है, वहां पर अमित शाह जी का नदारद रहना, माननीय प्रधानमंत्री जी का विश्व गुरु होना या बड़े नेता कहलाना, लेकिन अपने देश में कहीं पर आग लगी हो और वहां पर उनकी जो जिम्मेदारी है उससे दूर भागना, वहां नहीं जाके सिर्फ चुनावी गणित तक अपनी बातें कहना और उनके लिए आना सिर्फ वहीं तक सीमित है। जहां पर जो बात कह रहे हैं मोदी जी और शाह जी, ये पूरी तरह से दो लोगों की सत्ता पूरे देश में चल रही है, बाकी तो कोई है ही नहीं। बात यह है कि अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी क्यों निभा रहे हैं। आज देश में इतनी अराजकता है, शासन में आना और शासन की व्यवस्था को अच्छे से चला पाना एक अलग बात है, लेकिन जिस प्रकार से असंतोष का जो माहौल है, ये अपनी कॉलर को ऊंचा करके अपनी वाहवाही तो कर सकते हैं, कैंपेनिंग कर सकते हैं, लेकिन अंदर की सच्चाइयां, अंदर की तकलीफें आज का इनका दौरा डॉक्टर साहब, ये तो कोई सरकारी माने एज होम मिनिस्टर कोई सरकारी कार्यक्रम में थोड़ी आ रहे हैं, संगठन के लिए तो जब मर्जी तब आए। अच्छी बात है, लेकिन ये जिम्मेदारी मणिपुर के लिए भी होना चाहिए। वहां पर आग लगी हुई है, 160 से ज्यादा लोग की मृत्यु हो गई है, 2 महीने से ज्यादा वहां पर इतनी बुरी स्थिति में है। गृह मंत्री होने के पहले सवाल में आपको गृह मंत्री होने के नाते एक बार तीसरे मेहमान को इन कर लेते हैं। पॉलिटिकल गेस्ट को मैं पहले सवाल में पर्याप्त वक्त देता हूं जिससे दर्शकों तक सारी चीजें पहुंच जाए। एक बार चेतन भट्ट जी को इन करता हूं। चेतन जी, क्या लग रहा है आपको, ये जो अमित शाह जी का दौरा है इसके बाद अटकलों पर विराम लग जाएगा? क्या मीटिंग हो सकती है, या फिर ये मान लें, अगर और बेहतर तर्जुमा कर देता हूं मैं, कि क्या अब मध्य प्रदेश विधानसभा की कमान केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में ही होगी बीजेपी के संदर्भ में? देखिए प्रवीण जी, ये तो पहले भी तय हो चुका है कि मोदी ने चेहरे पे चुनाव मध्य प्रदेश का लड़ा जाएगा। अभी आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ की जो कमान है वो अमित शाह जी के हाथ में है। देखिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और लगातार बड़े बड़े नेताओं का मध्य प्रदेश में आना, छत्तीसगढ़ में जाना लगातार जाए। आपने देखा होगा कि कांग्रेस की जो वरिष्ठ नेत्री हैं प्रियंका गांधी, उन्होंने भी इस तरह का दौरा किया था और अब वो दौरा ग्वालियर का भी होने वाला है। और जिस तरह से नड्डा जी, मोदी जी, शाह साहब, ये सारे लोग जो आ रहे हैं, ये निश्चित तौर पर देखते हैं, ये आकलन करने आ रहे हैं कि वास्तविकता है क्या,
क्योंकि देखिए रिपोर्ट्स तो जिस तरह से जाती हैं वो अपने अपने हिसाब से नेता लोग भेज देते हैं, प्रादेशिक नेता है, लेकिन वास्तविकता क्या है इसका जो आकलन है वरिष्ठ नेता ही आके करते हैं। तो अमित शाह जी का जो दौरा है निश्चित तौर पर संगठन को और मजबूत बनाने का है, क्योंकि ऐसा बीच बीच में ये खबरें आती थी कि सत्ता और संगठन में सामंजस्य नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि वी.डी. शर्मा जी का कार्यकाल जनवरी में खत्म हो गया, तो 5-6 महीने हो गए हैं पौत्रिक कार्य दिए हुए, उसको लेके भी काफी कयास चल रहे हैं। और चूंकि संगठन किसी भी पार्टी को सत्ता में ले जाता है, इसलिए संगठन के बारे में भारतीय जनता पार्टी बहुत सतर्क होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि अभी भूपेंद्र यादव जी और अश्विनी जी को यहाँ पर प्रभारी बना के भेजा गया है, ताकि वो लगातार यहाँ पर लोगों से चर्चा कर सके, किन किन मुद्दों को लेके भारतीय जनता के बीच में जाएगी, कौन से मुद्दे उसको प्रभावित कर सकते हैं, इन तमाम तरह की चीजों पे निश्चित विचार होगा। सर, एक बार सिसोदिया जी को इन कर लेते हैं। एक बार सिसोदिया जी जो बात अभी समझ में आ रही है कि क्या वो केवल इंट्रोड्यूस कराने कि भाई सबसे एक भेंट मिलोनी के लिहाज से जो नए प्रभारी बने उनके लिए, या फिर तमाम क्या रणनीति होगी इसके लिए ये आ रहे हैं, या जो चेतन भट्ट जी कह रहे हैं कि थोड़ा समन्वय का अभाव है सत्ता और संगठन के बीच में? तो ये प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी में संवाद और संपर्क निरंतर चलता रहता है, और इसी कारण से हमारी पार्टी किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है, किसी परिवार की पार्टी नहीं है। और उसको लेकर के अगर सारे गुणा भाग में अगर संगठन ने जो काम किया उसका मंथन होता है, सरकार के कामकाजों की भी समीक्षा होती है, कुल मिलाकर के बहुत वरिष्ठ और जिम्मेदार लोगों के साथ माननीय अमित शाह जी बैठेंगे और निश्चित रूप से इसके निष्कर्ष भी निकलेंगे। और हमारे इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं, पद का दायित्व लेकर के जब हम सब बैठे हैं तो हम सब समान रूप से बैठते हैं। और मार्क्सोलॉजी की जो एक बात आपने कही, मैं निश्चित से अशोक जी कानून व्यवस्था को लेकर आपने प्रश्न खड़ा किया, विशेष करके मणिपुर को लेकर के। मैं आपकी वही वर्तमान में सरकार बनी जिसका सज्जन सिंह जी भी बड़ा अभी उल्लेख कर रहे थे आपकी रिपोर्ट में प्रवीण जी, कर्नाटक बार बार कहते हैं। कर्नाटक में अशोक जी हालिया 3 दिन पहले एक जैन मुनि के टुकड़े कर दिए। क्या करा आपके कांग्रेस के आला नेताओं ने? किसी ने कोई प्रतिक्रिया दी क्या? अगर धर्मांतरण कानून 1 महीने में ही वापस कर दिया जाए कैबिनेट में, इसको क्या माना जाएगा? और हम तो बार बार पूछ रहे हैं कि धर्मांतरण कानून को लेकर के कर्नाटक की सरकार ने इसको विड्रॉ कर दिया है या कैबिनेट ने फैसला कर दिया, मध्य प्रदेश में आप क्या करेंगे? जरा उसके बारे में भी संदेश दे दीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। और भारतीय जनता पार्टी का प्रवीण संगठन 0 से लेकर के शिखर तक हम लोग समीक्षाएं करते रहते हैं। ये लोग समीक्षा करते रहते हैं। और जो उन्होंने सवाल उठाए इससे अशोक जी आप जवाब दे दीजिए। देखिए, धर्मांतरण ये कोई भी सपोर्ट नहीं करता, सब अपनी क्षमता से अपने धर्म कर्म का पालन करते हैं। इसमें किसी के ना तो सर्टिफिकेट की जरूरत है, ना धर्म के नाम पर किसी से कोई अत्याचार होगा उसका कोई समर्थन नहीं करेगा। मुझे तो नहीं लगता भारत में ऐसी किसी चीज़ों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कर्नाटक में हो गया सर, ये देखिए कहाँ किन परिस्थिति में हुआ, ये गलत हुआ है। जो गलत है वो गलत है। ये सिर्फ धर्म के आधार पे उस चीज को हम लें या फिर उसको हटा दिए हैं या ये किए हैं। धार्मिक स्वतंत्रता है, ये भारत के संवैधानिक व्यवस्था का एक अंग है। हम अपनी श्रेष्ठता को ना करके हम जो धर्म दर्शन की चीज है ना कि प्रदर्शन की, जहां तक मेरा ये मानना है। मैं आपकी बात परिवार की आप बात कहते हैं, पूरे देश को हम दो और हमारे दो इस फार्मूले पे ले जाने वाले आपके पार्टी के जो शीर्ष नेता है वो क्या परिवार की बात करेंगे? यहां पर जो परिवार की बात कह रहे हैं वो बार बार एक ही बात का उत्तर देने का कोई मतलब नहीं है। बात मैं व्यवस्थाओं की बात कह रहा हूं। सिर्फ आप एक भटकाने के लिए, उद्देश्यों को भटकाने के लिए, जिम्मेदारियों उस पर कोई प्रश्न ना कर पाए उसको भटकाने के लिए आप कई प्रकार की परिवारवाद की बातें कह सकते हैं, हमारा संगठित व्यवस्थित पार्टी की बात कह सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है। मैं तो एक बात का प्रश्न कह रहा हूं कि जो जिम्मेदारियां हैं सरकार में आए, अच्छा है, लोगों ने चुना है, अच्छा है, लेकिन उन जिम्मेदारियों पर आप कितने खरे उतरते हैं? ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। आप गृह मंत्री जी यहाँ आए, पार्टी की समीक्षा भी करें, लेकिन कम से कम जो कानून व्यवस्था के नाम पे सदन नहीं चल पा रहा है उसकी समीक्षा कब करेंगे? अशोक जी का एक बार चेतन भट्ट जी को इन कर लेते हैं। चेतन जी, ये 2 चीजें, एक तो यह कि भाई जाहिर है जितना बड़ा उनका कद है वो 2023 के लिए अकेले नहीं आ रहे होंगे, ये प्लानिंग 2024 के लिहाज से भी चल रही होगी, बहुत नजदीक वो लोकसभा इलेक्शन भी है इसके बाद। और दूसरा, क्या ये जो इतने सारे अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने किए महिलाओं के लिए, लाडली बहना और ये सब, ये आपको लगता है कि पर्याप्त होगा या फिर ट्राइबल जो लगातार एक इशू आ रहा है वो भी इस पूरे एजेंडे में शामिल होगा दोनों पार्टियों की तरफ से?
देखिए जो आदिवासी वाला मसला है वो निश्चित तौर पे काफी शर्मनाक है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, लेकिन उसमें इस तरह से मुख्यमंत्री ने जो कि पैर वैर धोए और उसको नहीं, एक घटना नहीं है जो ट्राइबल को के अत्याचार को कांग्रेस एजेंडा बना रही 4-5 जोड़ के। वो निश्चित तौर पे इसको मुक्ता से उठा रही है कांग्रेस। आदिवासियों का जहां तक सवाल है तो आदिवासियों ने हमेशा 2018 में निश्चित तौर पे कांग्रेस को ज्यादा मत दिए थे और उसके कारण सरकार भी बनी, तो उस पक्ष में लाने की कोशिश की जा रही है। पिछली बार जब बालाघाट में अमित शाह दौरा होना था तो वो किसी कारणवश नहीं हो पाया, बारिश के कारण नहीं हो पाया, तो एक बार फिर यहाँ वो आ रहे हैं। दूसरी बात जो है कि जितनी घोषणाएं हो रही हैं उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है जनता पे, मतदाता पे उसका क्या है, ये फीडबैक भी लेना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है या जिनको 400 रुपए या 500 रुपए पेंशन मिलती है उसके 500 रुपए और एक्स्ट्रा करके 1000 रुपए कर रहा है। ये सारी चीजें जो है, क्योंकि अभी बहुत सी घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने की है, संविदाकर्मियों के लिए भी की है, महिला कर्मचारियों का 7 दिन का अतिरिक्त अवकाश देने का की, अभी 70% से अधिक जो बच्चों को मिला उनको लैपटॉप देने की। तो ये इन तमाम चीजों का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और उनकी कांग्रेस क्या कर रही है। जैसे कांग्रेस की बात कर दी, आज ही अखबारों में छपा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बहुत जल्दी 3000 हो जाएगा, 10,000 तक हो जाए महिलाओं की आय। तो इन तमाम चीजें जैसे बिजली का बिल जी, तो ये तमाम चीजों को लेके जो फीडबैक मिल रहा है उसका भी आंक लिया जाएगा। और दूसरा जो संगठन वो सबसे मजबूत चीज होती है, भारतीय जनता पार्टी में संगठन सबसे मजबूत माना जाता है। ठीक बात है, और ठीक बात है सर, माफ कीजिए रोकूंगा, एक बार सिसोदिया जी को इन कर लेता हूं, वक्त दिया आपको ही बहुत। सिसोदिया साहब वो कह रहे हैं, चेतन भट्ट साहब जो जितना मैं तर्जुमा कर पाया उनकी बात का, वो कह रहे हैं कि भाई आपने जमीनी हकीकत परख ली है ना, मन अनाउंसमेंट और घोषणा की शुरुआत उसी तरह से हो रहा है इम्प्लीमेंटेशन के नहीं? नहीं प्रवीण जी, हमारी घोषणाएं वचन पत्रों के आधार पर नहीं है जिसमें किसान ठगा गया है, जिसमें बेरोजगार ठगा गया है, जिसमें तमाम तत्कालीन मुख्यमंत्री के दौर में शिवराज जी के नेतृत्व में चलने वाली योजनाओं को बंद कर दिया गया था। हम तो कांग्रेस से पूछेंगे कि आप नई नई बातें कर रहे हैं और 3000 रुपए की बात कर रहे हैं या 1500 की बात कर रहे हैं, नारी सम्मान की बात कर रहे हैं, आप पहले परिभाषित कर दीजिए कि नारी सम्मान के नाम पर आपके दल के 2 बड़े नेताओं ने किस प्रकार से किसको आइटम कहा, किसने कहा, किस प्रकार को टंच माल कहा। और उसके बावजूद भी अगर हम ये जानना चाहेंगे कि आपके वचन पत्रों में 900 से अधिक वचन पत्र थे, आपने पन्ने पलटाए क्या? आप एक्सटेंड करेंगे क्या 900 के बाद? अगर वर्तमान में आप जिस प्रकार से बातें कर रहे हैं कमलनाथ जी के नेतृत्व में, पीसीसी अध्यक्ष के नेतृत्व में, कि हम अमुक चीजों को हमारे एजेंडे में जोड़ेंगे, तो क्या 900 पुरानी जो नहीं हुई है और उसके अलावा 900 नहीं होगी, 1800 के लगभग या 1500 के लगभग घोषणाएं होगी या वचन पत्र में बात की जाएगी? प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसे उल्लेखनीय काम किए जो हमारे वचन पत्रों में नहीं थे, या हमारे दृष्टि पत्र में नहीं थे, हमारे घोषणा पत्र में नहीं थे, उसको भी हमने आगे ला करके लागू करने का काम किया। 0% पे कर्जा कौन सी सरकार कहां दे रही है? हमने किसानों को ताकत देने का काम किया। 6000 रुपए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, 6000 रुपए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी की तरफ से किसान सम्मान निधि दे रहा। तो प्रवीण जी, एक घर में अगर आप देखें तो हर क्षेत्र में 4-4, 5-5 हितग्राहियों को 12-12 हजार रुपए के हिसाब से 50-50, 700 हजार। अब एक बार जवाब ले लेते हैं। इन्होंने बहुत सारी घोषणा गिनाई अशोक जी, और एक जो महत्वपूर्ण बात यह है, ये आपका हम बीते कई दिनों से अंदाज, आपका जब मैं उच्चारित करूं मतलब आपकी पार्टी का, ट्राइबल अत्याचार को बड़ा एजेंडा बना रहे हैं। आज भी आप सदन में आप लोगों ने उसी बात को लेकर हंगामा किया कि भाई उस पर बात होनी चाहिए। तो क्या उसे डाइल्यूट करने की प्लानिंग तो नहीं है कांग्रेस की कि इलेक्शन को ट्राइबल पर ज्यादा फोकस रखो बनिस्बत कल्याणकारी योजनाओं के? बीजेपी ट्राइबल्स को ही अटैक करने के लिए सारी चीजें कर रही है। ट्राइबल्स के बजट को बंदर बाट अपनी रैलियों में कर रही है। हम ट्राइबल्स को देने की बात कह रहे हैं। ट्राइबल्स पे जो अत्याचार है, 30,000 केसेस एनसीआरबी की रिपोर्ट में क्लियर कट मध्य प्रदेश नंबर 1 है पूरे देश में। अगर 30,000 से ज्यादा केसेस है और लगातार कंटिन्यू से पिछले 1-2 साल से ट्राइबल्स पे लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, उन केसेस में बीजेपी के नेताओं का सीधे इन्वॉल्वमेंट है, जिनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बीजेपी की सरकार उनको बचा रही है। मैं कहां की गिनाऊं, नीमच, देवास, सिवनी, और कहां ये अब सीधी की बात कह रहे हैं। आज ही विदिशा की एक मां और एक पिता ने सुसाइड किया, उसमें सीधे तौर पे बीजेपी से जुड़े हुए लोगों का हाथ है। महू में ये घटना घटी है, उसी के दूसरे दिन। कैसे बताएं और कैसे आप इनकार कर पाएंगे? आप जिन घोषणाओं की बात कह रहे हो, 900 वचन पत्र की, आप 900, 1800
अरे हमने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है। आपका रिकॉर्ड है 22,000 झूठी घोषणाएं आप लोगों ने की है। नारियल लेके जेब में चलते हैं, कहीं भी फोड़ देते हैं। 20 साल की सरकार में आपने सिर्फ झूठे वादे किए हैं, सच्चाई से कोसों दूर है। और ये जो आप और कई प्रकार की बातें कह रहे हैं, लेकिन सब झूठे वादे करते हैं आप लोग, नारियल जेब में लेके चलते हैं। झूठे घोषणाएं। प्रवीण जी, सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को निरंतर सफलताएं प्राप्त हो रही है, फिर चाहे वो नगर पालिका अब नहीं होंगी, नगर निगमों के झूठी घोषणाएं से टमाटर जैसे लाल हो गए हैं लोग। जिला पंचायत में हमारी संख्या, जिस प्रकार से त्रिस्तरीय पंचायत राज में बढ़त कमल का फूल तो निरंतर खिल रहा है। और जो साथी हमारे कांग्रेस से टूट करके भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, प्रवीण जी, कोई 300 से जीतता था। पिछली बार जो आपने डाका डाला था, उस बात पे आपको पिछली बार ही आपको सबक सिखा दिया था। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से टूट करके आए लोगों को जबरदस्त टूटे नहीं है, डाका डाला था आपने। आपको तो पिछली बार ही मत नहीं मिला था, आपको एक किनारे कर दिया था। लेकिन आपको सत्ता की जो भूख है, आप नहीं बैठ सकते। समन्वय का अभाव था। आप पूरी संवैधानिक व्यवस्था को लोकतंत्र के हत्याकार तरीके से आपको एन केंद्र प्रकार सिर्फ सत्ता चाहिए। ठीक है, तीसरे मेहमान को इन कर लेते हैं एक बार। ये चेतन जी, जो मैं बात कहना चाह रहा हूं वो आपसे भी पूछता हूं, जो डॉक्टर अशोक से भी पूछा, उनकी राजनीतिक मजबूरी है, वो उस पर बहुत डिटेलिंग वो करेंगे नहीं, क्योंकि एक खास पार्टी से बिल्कुल समर्पित तौर पर जुड़े हुए हैं। क्या कांग्रेस आपको लगता है कि अपना लाइन ऑफ एक्शन यही रखना चाहती है कि ट्राइबल के इर्द गिर्द रखो? उस बार एक बड़ी लॉटरी उनकी लगी थी ट्राइबल के नाम पे, तो ये कल्याणकारी जो योजनाएं बीजेपी प्रचारित कर रही है वो अपने आप डाइल्यूट हो जाएंगी? देखिए प्रवीण जी, आदिवासियों का जहां तक मसला है, तो कांग्रेस को आदिवासियों का सपोर्ट मिलता है, और पिछले 2018 में तो मिला ही था, बहुत ज्यादा तो मिला। उस जो सपोर्ट को कांग्रेस किसी भी हालत में अपने हाथ से बाहर नहीं जाने दी। और इसलिए आप देखिए कि आज भी विधानसभा में इस मसले को लेकर बहुत जबरदस्त रूप से हंगामा हुआ था, कल तक के लिए स्थगित हुई। दूसरी बात जो अमित शाह वाली बात है, वो ये है कि ये जो एक मसला है, इसको भी लेके निश्चित तौर पे इसमें विचार विमर्श होगा कि आदिवासियों या दलितों या ओबीसी को किस तरह से हम अपने पक्ष में लाएं, क्योंकि ओबीसी एक बहुत बड़ा मसला है और उसके लिए तमाम पार्टियां निश्चित तौर पे रिजर्वेशन बढ़ाने की बात कर रही हैं, लेकिन वो चूंकि कानूनी पहलू इसलिए नहीं हो पा रहा। लेकिन उनको किस तरह से अधिकार दिया जाए, या आपका ये जो समान कानून है उस पर भी बात होगी कि भाई मध्य प्रदेश में इसका क्या असर पड़ सकता है। ये तमाम चीजें जो है ये निश्चित तौर पे चर्चा में आएंगी, क्योंकि तमाम लोगों को, तमाम बड़े बड़े नेताओं को आज अमित शाह जी संबोधित करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे और उनसे बात भी करेंगे कि भाई, क्योंकि देखिए ये अभी जो चुनाव होने वाला है, ये आपके 2024 का सेमीफाइनल मान के चलिए आप, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि पिछली बार भी 18 में कांग्रेस को सत्ता मिली थी, लेकिन जब लोकसभा में तो सूपड़ा साफ हो गया था कांग्रेस। तो ये सारी चीजें भी देखी जाएंगी कि हम लोकसभा में जैसे केंद्र में फिर से एक बार सत्ता सीन हो सके। मध्य प्रदेश में तो निश्चित तौर पर तो 200 पार की बात कर रहे हैं, लेकिन अब 200 पार कैसे हो पाएगा, इसका भी एक एजेंडा तय किया होगा। और भूरी यादव जी और अश्विनी वैष्णव को इसलिए यहाँ भेजा ही गया है क्योंकि वो भी सीनियर लीडर हैं। और निश्चित तौर पे ये मान के चलिए आपके जो अमित शाह की जो यहाँ आए हैं, वो निश्चित तौर पे तमाम लोगों का बहुत जबरदस्त रूप से आकलन करेंगे और तमाम चीजों का फीडबैक बहुत जरूरी है। सिसोदिया साहब, तो एक जो मूल विषय पे ले आता हूँ सिसोदिया जी, वो मूल विषय ये है कि क्या आज के बाद अटकलों पर विराम लग जाएगा? बहुत सारी अटकलें बीते कई महीनों से लग रही थी और इस दौरे से थोड़ा और तेज हो गई थी, तो आज के बाद हम ये मान के चले अटकलें खत्म? देखिए, अटकलें जो लगाते हैं प्रवीण भाई, वो अपने हिसाब से लगाते हैं। कई लोग तो ऊंट के ऊपर बैठ करके बकरी चराने का काम करता है। निरंतर भारतीय जनता पार्टी का संगठन चिंतन करता है, मनन करता है, अध्ययन करता है। और जहां तक आदिवासियों की प्रवीण भाई बात की गई है, उधर से भी आई, इधर से भी आई, मैं पूछना चाहूंगा कि गौरव दिवस कांग्रेस ने अब तक क्यों नहीं मनाया? पैसा एक्ट को कांग्रेस ने अब तक क्यों लागू नहीं किया? रघुनाथ शाह और शंकर शाह के बारे में आज तक कांग्रेस ने क्यों नहीं सोचा? जितना माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने और भारत की सरकार ने, माननीय मोदी जी ने गौरव दिवस को सम्मान दिया, टंटिया मामा भील को सम्मान दिया, शंकर शाह रघुनाथ को सम्मान दिया, ये चीजें जो पॉजिटिव है, भी नाम ले लीजिए साहब, वो भी गौंड रानी थी। हाँ ठीक बात, रानी कमला पति, ये कुल मिलाकर के जो कुछ भारतीय जनता पार्टी ने किया, ये कांग्रेस भटकाना चाहती है आदिवासियों को और गुमराह करना चाहती है कांग्रेस को। इसीलिए आदिवासियों के नाम को आदिवासी आगे ना बढ़े, ये कांग्रेस ने कभी चाहा नहीं है। बताइए मैं बिन कहे मैं ये बात कहना चाहूंगा, बहुत अच्छी बात आपने ये सब कह दी। 18 साल बाद क्यों याद आए आदिवासी,
ये गौरव यात्रा की आवश्यकता, आदिवासियों के नाम पे ये सब कार्यक्रम करने की आवश्यकता, राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह की आवश्यकता, ये आपके हाथ से आदिवासी छूट रहे थे। आपके झूठे वादे, आपके झूठे वादे, उनके हक का बजट को आप बंदरबाट कर रहे थे, वो आपके हाथ से छूट रहे थे। इसलिए आपने ये लॉलीपॉप देने की कोशिश की। 60 साल में कभी कुछ किया हो तो बताओ कि आदिवासी आपकी नीति और आपकी नियत से वाकिफ हो गए हैं। नहीं, पहली बार आपकी तो कभी रह नीति और गई नियत थी। पर लोग कर्नाटक में जो ट्राइबल की 17 सीटें, 17 की 17 आपके हाथ से चली गई है। अब मध्य प्रदेश की 47 सीटें तो पूरी इस बार आपके हाथ से जाएंगी, और उसके अलावा ट्राइबल प्रभावित जो 55 और सीटें हैं वो भी आपके हाथ में नहीं आना है। 55 इस बार साल 150 तक से ज्यादा कांग्रेस ने आदिवासियों के महापुरुषों को याद नहीं किया। 55 बरस ये तक एक बात और इस पे ऐड ऑन कर देता हूं सिसोदिया साहब। जो बात उन्होंने कही आज कांग्रेस की तरफ से, जो बयान इस पूरी विजिट पे आया अमित शाह जी की, उन्होंने गिनाया कि भाई मोदी जी वहां भी गए थे कर्नाटक, अमित शाह जी वहां भी गए थे कर्नाटक। उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, कांग्रेस इस बात को लेके बड़ी मुतमईन है कि आप इन दौरों से फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए प्रवीण जी, कांग्रेस कर्नाटकों को लेकर के बार बार बात कर करके अपने आप को महिमा मंडित कर रही है। उत्तर प्रदेश की बात क्यों नहीं करती कांग्रेस? गुजरात की बात क्यों नहीं करती कांग्रेस? 36% वोट अभी भी हमको मिला है कर्नाटक में, उसकी बात करती क्यों नहीं कांग्रेस? कांग्रेस कुल मिलाकर के कर्नाटक के नाम पर गुमराह करने की राजनीति कर रही प्रवीण भाई। आप गुमराह करते हो भाई। हिमाचल और कर्नाटका, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, सब देखते जाइए। आपकी स्थिति अब उल्टी चक्र घूमना शुरू होगी कि झूठ का पुलिंदा, ये झूठे वादों का पुलिंदा, 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख, और ये दुनिया भर के जितने झूठे वादे यहां बोल के गए हैं, और ये 22,000 की आपकी झूठी घोषणाएं सब आपको डुबो देंगी। अब आप आखिरी बार जो बोलना है बोल लें। ये तो विदाई समारोह वाला विधानसभा सत्र है। बोलना तो लंबा, माफ कीजिए, वक्त इतनी ही चर्चा याद देता है। यहीं पर तीनों मेहमानों का मुझे शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। लेकिन ये बात जरूर है कि आप रोज हमारी डिबेट के चलते एक झलक पा रहे होंगे कि दोनों ही पार्टियां इलेक्शन को किस लाइन पर ले जाना चाहती हैं। और एक और बड़ा, जो आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री और सबसे ताकतवर कोच, जो शब्द हमने इस्तेमाल किया था, अगर आज यहां हैं तो उम्मीद करना चाहिए कि कल से जो हम बात करें तमाम अटकलों पर विराम लग जाएगा। होगा क्या, ये कल सुबह तक, आज रात तक पता चल जाएगा। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BS TV।